नमस्कार, मैं संजीव कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल साकेत मुजफ्फरनगर से आज YouTube चैनल विद्या भारती मुजफ्फरनगर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा अष्टम में विषय गणित और इसके उप विषय में अंकगणित है। इसका प्रकरण है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन मीन्स डेटा हैंडलिंग। क्या होता है आंकड़ों का प्रबंधन? सबसे पहले समझते हैं आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े मीन्स कोई जानकारी, अंकों में दी हुई कोई जानकारी, जैसे भिन्न भिन्न देशों की जनसंख्या, जैसे कि कक्षा के विद्यार्थियों की अलग अलग ऊंचाई, जैसे कि कक्षा के विद्यार्थियों ने प्राप्त किए अंकों का विवरण, इन सबको आंकड़े कहा जाता है। अब बात आती है आंकड़ों का प्रबंधन, यानी प्रबंधन क्या है। प्रबंधन मीन्स इन आंकड़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से रखना, प्रदर्शित करना, वो प्रबंधन कहलाता है। जैसे कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है या कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाई है विद्यार्थियों की, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से रखना, जिससे कि जानकारी में आ जाए कि आखिर सबसे छोटा विद्यार्थी कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं विश्व के भिन्न भिन्न देशों की, तो सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, सबसे कम जनसंख्या किस देश की है। ऐसा करके इन आंकड़ों के माध्यम से, आंकड़ों के प्रबंधन के माध्यम से हम उन आंकड़ों के द्वारा कोई ना कोई विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। अब आते हैं आंकड़ों के प्रबंधन में सबसे पहले आता है चित्रालेख। चित्रालेख यानी उन आंकड़ों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना। उदाहरण के लिए लेते हैं, चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए मान लीजिए लेते हैं कि सोहन के पास 20 गेंद हैं। सोहन के पास 20 गेंदें हैं, रवि के पास 25 गेंदें हैं, राम के पास 10 गेंदें हैं, तनु के पास 30 गेंदें हैं। तो इन आंकड़ों को, जो गेंदों का आंकड़ा दिया है, इन आंकड़ों को चित्रलेख के माध्यम से प्रदर्शित करना। ठीक, अब जैसे चित्रलेख के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं विद्यार्थी या नाम और दूसरी तरफ लिख लेते हैं गेंदें। गेंद मीन्स एक चित्र इसका बराबर हो गया एक गेंद के। अब सबसे पहले नाम है सोहन। सोहन के पास 20 गेंदें हैं। सोहन के पास 20 गेंदें हैं मीन्स सोहन के कॉलम में हम 20 गेंदों की जो शेप है, जो आकृति है, उसको हम बना सकते हैं। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक एक्स्ट्रा होगी। इस प्रकार से हमने सोहन के जो गेंदें थी उसके विवरण को एक सारणी में व्यवस्थित किया। उसी प्रकार से दूसरा नाम आता रवि। रवि के पास 25 गेंदें हैं, तो रवि की जो कॉलम है उसमें 25 गेंदों की जो शेप है, आकृति है, उसको हम बना सकते हैं। तीसरा नाम आता है राम के पास 10 गेंदें हैं। राम के पास 10 गेंद हैं, तो राम लिख करके उसके आगे 10 गेंदों की आकृति हम बना सकते हैं। ऐसे आता है तनु के पास 30 गेंदें हैं, तो तनु के नाम के आगे 30 गेंदों की आकृति हम बना सकते हैं। ऐसा करके इस दिए हुए आंकड़ों को चित्रालेख के माध्यम से
हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है चित्रालेख के बाद चित्रालेख के बाद दूसरा नंबर आता है दंड आरेख। दंड आरेख यानी दिए गए आंकड़ों को दंड के माध्यम से प्रदर्शित करना। दंड आलेख क्या होता है? दंड आलेख, मान लीजिए एक दुकानदार ने जनवरी माह में 100 घड़ियां बेची, फरवरी के माह में 150 घड़ियां बेची, मार्च में 250 घड़ियां बेची, अप्रैल में 50 घड़ियां बेची। ऐसे करके भिन्न भिन्न महीनों की बेची गई घड़ियों की संख्या हमारे पास है। अब प्रश्न है कि इन आंकड़ों को दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। कैसे करना है? सबसे पहले दंड चित्र के लिए आकृति बना लें। इसमें समान दूरी पर स्टेप ले लें, 1 2। जैसे दुकानदार ने जनवरी में 100 घड़ियां बेची हैं, तो हम 50 के अंतर से ले लें। 50, 100, 150, 200, 250, 300। सबसे पहले आता है जनवरी माह। जनवरी माह में बेची गई घड़ियों की संख्या 100 है, यानी दुकानदार ने जनवरी में 100 घड़ियां बेची हैं। तो 100 घड़ियों के लिए 100 के ठीक सीध में ये दंड चित्र बन गया इसका। आगे आता है फरवरी में 150 घड़ियां बेची हैं। अब फरवरी में 150 घड़ियां हैं, यहां पर फरवरी लेते हैं। फरवरी में 150 घड़ियां, घड़ियों का चित्र, दंड चित्र बना दिया। आगे आता है मार्च में 250 घड़ियां बेची हैं। मार्च में 250 घड़ियां हैं। ये मार्च है, मार्च माह, इसमें 250 घड़ियां हैं। ऐसे आता है अप्रैल में 50 घड़ियां बेची, अप्रैल में 50 घड़ियां। अप्रैल, दिए गए आंकड़ों को, जो आंकड़े दिए गए हैं किसी दुकानदार के द्वारा भिन्न भिन्न महीनों में घड़ियां बेची गई हैं, जैसे जनवरी में 100 घड़ियां बेची हैं, तो जनवरी में 100 घड़ियों की सीध में हमने इस दंड चित्र को प्रदर्शित किया है। दूसरा, फरवरी में 150 घड़ियां हैं, तो फरवरी माह में 150 जो अंक है, जो नंबर है, उसके सामने माध्यम से उसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया है। मार्च में 250 घड़ियां हैं, अप्रैल में 50 घड़ियां हैं। इधर जो संख्या है ये घड़ियों की है, तो इधर घड़ियां लिखें। इधर जो संख्या है वो माह है, तो इधर माह लिखें। ऐसा करके हम दिए गए आंकड़ों को दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या फायदा है इसका, क्या लाभ है इसका? तो अगर हम देखें कि दुकानदार ने पहले वर्ष के जो प्रथम 4 महीने हैं, उन महीनों में सबसे ज्यादा घड़ियां किस महीने में बेची, तो सबसे ज्यादा घड़ियां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मार्च में, जो मार्च के महीने का दंड चित्र है, दंड है, वो सबसे ऊंचा है। इसलिए मार्च में उसने सबसे ज्यादा घड़ियां बेची। अगर पूछा जाए कि इस दुकानदार ने सबसे कम घड़ियां किस माह में बेची, तो सबसे कम घड़ियों के दंड को देखते हैं, तो सबसे कम जो घड़ियों का दंड है वो अप्रैल माह का है। अर्थात अप्रैल महीने में इस दुकानदार ने सबसे कम घड़ियां बेची। क्लियर? तो ऐसा करके आंकड़ों के प्रबंधन में
सबसे पहले चित्रलेख के माध्यम से हमने आंकड़ों को प्रदर्शित किया, दूसरे नंबर पर दंड आलेख के माध्यम से इन आंकड़ों को प्रदर्शित किया। तीसरा आता है द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कि द्विदंड आलेख क्या है। द्विदंड आलेख नाम से ही लग रहा है, द्विदंड, यहां पर दो दंड खड़े किए जाएं, बनाए जाएं, उसमें जिसके लिए उदाहरण आता है कि तनु कोई विद्यार्थी है, इसने प्रथम यूनिट और द्वितीय यूनिट में कुछ अंक प्राप्त किए हैं। कुछ मुख्य विषय हैं, जैसे तनु ने फर्स्ट यूनिट में हिंदी में 8 अंक प्राप्त किए 10 में से, गणित में 9 अंक प्राप्त किए, विज्ञान में 8 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 10 अंक प्राप्त किए। दूसरी यूनिट आती है सेकेंड यूनिट, उसमें हिंदी में 9 अंक हैं, गणित में 10 अंक हैं, विज्ञान में 7 अंक हैं, अंग्रेजी में 9 अंक हैं। इन आंकड़ों को, इन अंकों रूपी आंकड़ों को द्विदंड आलेख के माध्यम से हमको प्रदर्शित करना है। कैसे करना है प्रदर्शित? सबसे पहले उसी प्रकार से बना लें, समान दूरी पर आंकड़े हैं, अंक हैं, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर हो गए अंक। अंकों को प्रदर्शित करना है। इधर विषय आ जाते हैं। विषय में सबसे पहले आता है हिंदी। हिंदी विषय में पहले जो यूनिट है उसमें 8 अंक प्राप्त किए हैं, तो ठीक 8 की सीध में हम इसका एक दंड चित्र बना दें। गणित विषय में 9 अंक लिए हैं उसने, गणित विषय के 9 अंक हम प्रदर्शित कर दें इसके। प्रथम यूनिट में विज्ञान विषय में 8 अंक लिए हैं, तो विज्ञान विषय के 8 अंक हम प्रदर्शित कर दें। दूसरा आता है अंग्रेजी में 10 अंक हैं, तो अंग्रेजी में 10 अंक, उसके 10 अंक प्रदर्शित कर दें। ऐसे करके हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इन 4 मुख्य विषयों के अंक इस बालिका के दंड चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दिए। लेकिन हमें तो इनको द्विदंड आलेख में प्रदर्शित करना है, तो सेकंड यूनिट के अंक देखते हैं। सेकंड यूनिट में तनु ने हिंदी में पहले यूनिट में 8 अंक थे, दूसरे यूनिट में 9 अंक हो गए, यानी 9 अंक, तो 9 अंक के सीधे में इसका द्विदंड चित्र बनाना। ऐसे ही गणित विषय में 9 अंक थे, बाद में 10 अंक हो गए, इसमें भी गणित विषय में 10 अंक, हो गए। नेक्स्ट आता है विज्ञान में 8 अंक थे, उसमें 7 अंक रह गए, अब विज्ञान में 7 अंक। अंग्रेजी में 10 अंक थे, इसमें से 9 अंक हो गए, अंग्रेजी में 9 अंक। ये फर्स्ट यूनिट है। एंड ये सेकेंड यूनिट है।
दिए गए आंकड़ों को द्विदंड आलेख के माध्यम से हमने प्रदर्शित किया है। आंकड़ों को प्रदर्शित करने का जैसे पहले ही प्रश्न आया था कि लाभ क्या है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई जानकारी, कोई विशेष जानकारी हमको लेनी है तो आंकड़ों को बार बार पढ़ना ना पड़े, केवल हम देख करके तुरंत बता सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि तनु के हिंदी में पहले 8 अंक थे, दूसरे यूनिट में 9 अंक हो गए, यानी इसमें अंक बढ़ गए, उसके इंक्रीजिंग हुआ उसके अंकों में। ऐसे ही गणित में देखते हैं पहले 9 अंक थे, बाद में जो सेकेंड यूनिट हुआ उसमें 10 अंक हो गए, इसमें भी बढ़े हैं अंक। तीसरा देखते हैं विज्ञान में पहले 8 अंक थे, 8 अंक से सेकेंड यूनिट में आते आते 7 अंक रह गए उसके, यानी उसमें डिक्रीजिंग हुआ है, कमी हुई है अंकों में। आगे देखते हैं अंग्रेजी में पहली बार में उसके 10 अंक थे फर्स्ट यूनिट में, एंड सेकेंड यूनिट में उसके 9 अंक रह गए, यानी इसमें भी अंक उसके घटे हैं, कम हुए हैं। उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसे कैसे करके किन किन विषयों में बढ़ा, किन किन विषयों में घटा, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा करके आंकड़ों के प्रबंधन में पहला चित्रालेख, दूसरा दंड आलेख और तीसरा द्विदंड आलेख, इन 3 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे आता है आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आंकड़ों का संगठन यानी उनको संगठित करना। जो दिए गए आंकड़े हैं उनको कैसे करके संगठित करें। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर्स में पुरुष भी हैं, उन वर्कर्स में महिलाएं भी हैं, उन वर्कर्स में लड़के भी हैं, उन वर्कर्स में लड़कियां भी हैं। ऐसा करके मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों में पुरुष को हम एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, महिला को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, लड़कों को हम बी से और लड़की को हम जी से अंकित कर रहे हैं। इनको हम अंकित किया गया है इस प्रश्न में कि फैक्ट्री में जो पुरुष हैं उनको एम से, महिला को डब्ल्यू से, लड़कों को बी से और लड़की को जी से अंकित किया है। ऐसा करके 20 उस फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के बारे में दिया हुआ है। जैसे WWW, जैसे 20 कर्मचारी हैं या 20 श्रमिक हैं, और 20 श्रमिक का विवरण इस प्रकार से है। WWW यानी तीनों ही महिलाएं हैं, BGG BM। W से महिला को प्रदर्शित किया गया है, MWWBB, MGGG, MWW, MM। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ऐसे मान लीजिए 25 कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं। इन कर्मचारी जो श्रमिक हैं, काम कर रहे हैं, इनको किसके माध्यम से हमको प्रदर्शित करना है? आंकड़ों के संगठन के माध्यम से। जो आंकड़ों का संगठन है उसके माध्यम से हम कैसे इनको प्रदर्शित करें कि इस तरह से अगर विवरण है तो कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, इसमें काउंट अलग अलग करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इनको संगठित कर दें, व्यवस्थित कर दें तो आसान रहेगा। जैसे सबसे पहले लिख सकते हैं श्रमिक, श्रमिक के बाद दूसरे श्रमिक 4 प्रकार के हैं।
सबसे पहले पुरुष हैं जिनको M से प्रदर्शित किया है, महिलाएं हैं जिनको W से प्रदर्शित किया है, लड़के जिनको B से प्रदर्शित किया है और लड़की जिसको G से प्रदर्शित किया है। सिरमेक के बाद आता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह और मिलान चिन्ह के बाद आता है बारंबारता। बारंबारता जिनको हम सिरमेकों की संख्या भी कह सकते हैं, क्या कि सिरमेक कितने कितने हैं। ऐसे करके इसका संगठन हमको करना है इन दिए गए आंकड़ों का। कैसे करें? सबसे पहले यहां पर देखें W मिस महिला है, तो इसके आगे मिलान चिन्ह के रूप में एक 1 साइन के रूप में प्रयोग करें। फिर W है 2 टाइम्स, 2 बार W है, दोनों बार W देंगे। यहाँ पर B फॉर बॉय से है, लड़का है। यहाँ पर G 2 बार है, G को 2 बार में यहाँ पर मिलाएं। यहाँ पर B है, B से लें। यहाँ पर M 2 टाइम्स है, यहाँ को M को 2 टाइम्स ले लें। W 2 टाइम्स है, W को भी 2 टाइम्स ले लें। जब 4 हो जाएं तो 5वां नंबर को इस प्रकार से इसको क्रॉस करते हैं। B 2 टाइम्स है, B को 2 टाइम्स ले लिया। नेक्स्ट M है, M को लिया। G 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स G है, 1 2 एंड 3। M 1 टाइम्स है, W 2 टाइम्स है, B 2 टाइम्स है, B को 2 टाइम्स लें, 1 एंड 2। M 3 टाइम्स है, M 3 टाइम्स है, 1 2 3। तो इसके अब मिलान चिन्ह के माध्यम से बारंबारता निश्चित कर लें। 5 और 2 मिलकर के 7, 5 और 2 मिलकर से 7, 5 और 1 मिलकर 6 और 1 5। काउंट करते हैं, 7 और 7 14, 6 20 और 5 25। और हमारे जो दिए गए आंकड़े थे वो भी 25 ही थे। इन आंकड़ों को संगठित करने का जो लाभ है, जो व्यवस्थित करने का एक सिस्टम है, उसी लाभ है कि इसमें कोई भी जो वर्कर है, कोई भी जो कर्मचारी है वो छूटेगा नहीं या कोई भी किसी दूसरी श्रेणी में काउंट नहीं होगा। इस प्रकार से अगर हम इसको करने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ सिरमिक ले लें, मिलान चिन्ह ले लें, उसकी बारंबारता ले लें और बारंबारता के माध्यम से उन सिरमिकों को हम बता सकते हैं कि किस श्रेणी के सिरमिक सबसे कम हैं, किस श्रेणी के सिरमिक सबसे ज़्यादा हैं। देखने में आ रहा है कि जो मेल हैं अर्थात जो पुरुष हैं वो 7 हैं, महिलाएं हैं वो भी 7 हैं, जो लड़के हैं वो 6 हैं और लड़कियां जो है वो 5 हैं जो उस ग्रुप में, उस फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसे करके आंकड़ों के जो चौथा खंड था, आंकड़ों का संगठन, उसमें हम इस प्रकार से अपने आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। आगे आता है आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार पर आंकड़ों को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे इसको देखते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण। आगे नंबर आता है आंकड़ों का वर्गीकरण। इसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 8 के 20 विद्यार्थी हैं। 20 विद्यार्थियों ने 50 में से गणित विषय में कुछ अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 8 के 20 विद्यार्थियों ने 50 में से गणित विषय में कुछ अंक अलग अलग प्राप्त किए हैं। उन आंकड़ों को, जो दिए गए अंक हैं, उनको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इसकी कैसे बारंबारता बंटन सारणी बनाएं? जैसे सबसे पहले लिख देते हैं प्राप्तांक। आखिर उन्होंने अंक कितने कितने प्राप्त किए, क्या प्राप्तांक है उनका? प्राप्तांक है 21 10 30, 21 10 30, 22 33 5 37, 22 33 5 37।
12 25 42, 12 25 42, 15 39 26 32, 15 39 26 32, 18 27 30, 18 27 30, 38 42, 38 और 42। ऐसे करके कक्षा 8 के 20 विद्यार्थी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ऐसे करके 20 विद्यार्थियों के गणित विषय में 50 में से अंक दिए गए हैं। इनके आधार पर आंकड़ों का बारंबारता बंटन बनाना है। इन्हें एक सारणी बनानी है, प्रदर्शित करना है आंकड़ों के रूप में। जैसे इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या होता है? आखिर कहां से कहां तक सबसे जो लोएस्ट नंबर है, सबसे जो कम नंबर है, इन आंकड़ों में हम देख रहे हैं जो सबसे कम नंबर आते हैं वो 5 हैं। और सबसे अधिकतम अंक कितने हैं? तो अधिकतम अंक दिखाई दे रहे हैं इसमें कि 42 सबसे ज्यादा अंक हैं किसी विद्यार्थी के। इन आंकड़ों को एक बार व्यवस्थित कर लें। मान लीजिए पहला आंकड़ा बनाते हैं 0 से 5 तक का, फिर बनाएं 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ऐसे करके हमने इन वर्ग अंतराल में इसको विभाजित कर लिया। दूसरे पर लिखते हैं फिर से मिलान चिन्ह। जैसे अभी हमने पीछे जो आंकड़ों का संगठन किया था उसमें भी मिलान चिन्ह का प्रयोग किया, इसमें भी मिलान चिन्ह का प्रयोग करें। और मिलान चिन्ह के बाद आता है बारंबारता। बारंबारता जैसे सबसे पहले 21 है। 21 का मतलब 21 कहां आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी 20 और 30 के बीच में 21 आएगा। यहां पर इसका साइन दे दिया। 10 और 20 के बीच में 10 आएगा। एक बात ध्यान रखें, 0 से 10 का जो वर्ग अंतराल है इसमें 10 अंक नहीं है, 9 तक के अंक आएंगे। 10 जो अंक है वो 10 से 20 में आएगा। ऐसे 10 से 20 वाले जो आंकड़े हैं, जो वर्ग अंतराल है, उसमें 20 क्रमांक नहीं आएगा, उसमें 10 से 19 तक के अंक आएंगे। ठीक इसी प्रकार आगे 10 लेते हैं तो 10 यहां पर आया। 30 है तो 30 जो है वो 30 और 40 के बीच में आएगा। 22 को देते हैं, 22 20 और 30 के बीच में आया। 33 लेते हैं, 33 30 और 40 के बीच में आया। 5 है, 5 0 से 10 के बीच में आया है। 37 है, ये 37 जो है वो 30 और 40 के बीच में है। 12 है वो 12 10 से 20 के बीच में है। 25 है तो 25 जो है वो 20 और 30 के बीच में है। 42 है तो 42 40 और 50 के बीच में है। 15 है, 15 10 और 20 के बीच में आएगा। 39 है, 30 और 40 के बीच में 39 है। 26 है, 20 और 30 के बीच में 26 है। 32 है, वो 30 और 40 के बीच में 32 आएगा। यहाँ पर 5 हो गए हैं तो 5 को इस प्रकार से कट करना है। ठीक है, उसके बाद 18 है तो 18 को यहाँ पर प्रदर्शित करना। 27 है तो 27 20 और 30 के बीच में आएगा, इसको भी 5 का ग्रुप बना देना। 30 है तो 30 को 30 और 40 के बीच में बनाना। 38 है, 30 और 40 के बीच में ही आएगा 38। 42 है, 42 40 और 50 के बीच में आएगा। और 40 है, 40 भी 40 और 50 के बीच में आएगा। ऐसे करके इन मिलान चिन्हों के बाद हम इसकी बारंबारता सारणी बना लेते हैं। इसमें 0 से 10 में 1 है, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, 5 और 2 7 हैं और 3 हैं। इसकी एक बार टैली कर लेते हैं। 1 और 4 5 और 5 10 और 7 17 और 3 20।
20 विद्यार्थियों के आंकड़े थे, 20 विद्यार्थी बारंबारता सारणी में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो बारंबारता बंटन बनाया है वो बंटन हमारा बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। ऐसे करके आंकड़ों के प्रबंधन में आंकड़ों का वर्गीकरण, ये क्रमांक हमारा पूरा हुआ। अब आगे आता है वृत्त आलेख या पाई चार्ट। वृत्त आलेख के माध्यम से इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। वृत्त आलेख, जैसे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, मान लीजिए किसी सोहन नाम का कोई विद्यार्थी है, उसके भिन्न भिन्न विषयों में कुछ अंक दिए गए हैं। सोहन के 4 विषयों के अंक प्रतिशत में दिए हैं कि गणित में उसने 25% अंक प्राप्त किए, विज्ञान में उसने 20% अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में उसने 30% अंक प्राप्त किए, हिंदी में उसने 50% अंक प्राप्त किए। अब इन आंकड़ों के माध्यम से हमको पाई चार्ट बनाना है। कैसे बनाना है पाई चार्ट? सबसे पहले जैसे विषय लिखे हैं, इसमें है वृत्त आलेख या पाई चार्ट के माध्यम से इसको बताना है। पाई चार्ट, पाई चार्ट बना लें इसका। सबसे पहले विषय, 4 मुख्य विषय हैं, 4 मुख्य विषयों में उसके बाद उसके प्राप्तांक हैं। प्राप्तांक प्रतिशत में है तो इसमें प्रतिशत शो कर दें। जैसे विषय हैं, गणित में 25% अंक प्राप्त किए, गणित में 25% हैं, विज्ञान में 20% हैं, विज्ञान में 20% अंक हैं, अंग्रेजी में 30% हैं, अंग्रेजी में 30% एंड हिंदी में 50%, हिंदी 25%। ठीक, अब हमें बनाना है अगले बार में संपूर्ण भाग कितना में निकलता है, इसका भाग क्या है, यानी कितना फ्रैक्शन में कितना आया। प्रतिशत 100 का होता है, हमने इसको सरल किया 25/100, 25 इकन 25, 25 चौका 100 बराबर हो गया 1/4 भाग। 20% का निकालते हैं, 20/100 यानी कि 20 इकन 20, 20 पंजे 100। 30% का निकालते हैं, 0 से 0 कटता है, बाकी नहीं कटता है, 3/10। आगे 25% का निकालते हैं, 25 इकन 25, 25 चौका 100 बराबर 1/4, 1/4। ऐसे करके हमने इसका भाग निकाल लिया। अब आगे आता है कि आखिर कोण कितने अंश का बनाना है हमको, उस कोण की माप निकाल लेते हैं। कोण की माप कैसे निकाले? कोण की माप में 360 गुणा 1/4, इसकी माप निकल जाएगी। ऐसे इसको लिख सकते हैं 360 गुणा 1/5, 360 गुणा 3/10 और 360 गुणा 1/4। सरल करते हैं इसको, 4 से काटते हैं, 4 निम 36 बराबर कोण बनता है 90 डिग्री का। 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कोण बनता है 72 डिग्री का। 0 से 0 काटते हैं, 36 दिया 108, 108, कोण बनता है 108 अंश का। इसको काटते हैं 4 निम 36, एंगल बनता है 90 डिग्री का। ऐसे करके हमने इस कोण की माप भी निकाल ली कि कोण कितने कितने डिग्री के हैं। अब पाई चार्ट के माध्यम से इसको प्रदर्शित करना है कि हम कोई भी एक सर्किल बना लें, किसी भी त्रिज्या का लेकर, किसी भी त्रिज्या का कोई सर्किल बना लें और सर्किल में कहीं भी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या की लाइन आप कहीं भी ड्रॉ कर दें। पहला काम है 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसमें 90 डिग्री मान लीजिए बना देते हम। अब 90 डिग्री का एंगल है। दूसरे में है 72 डिग्री का एंगल है, तो 72 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। मान लीजिए ये 72 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही आता है 108 डिग्री का एंगल, तो 108 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं यहां पर। (108 डिग्री का। और जो नेक्स्ट एंगल बचता है
वो 90 डिग्री का बनता है। इस प्रकार से जो दिए गए आंकड़े हैं, भिन्न भिन्न विषयों में आंकड़े दिए हैं किसी विद्यार्थी के, उन आंकड़ों को पाई चार्ट के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इसका भी सीधे सीधे लाभ दिखाई दे रहा है, फायदा दिखाई दे रहा है कि कहा जाए कि सबसे ज्यादा अंक किस विषय में आए, तो जिसका स्पेस सबसे ज्यादा होगा उस विषय में उसके सबसे अधिक अंक होंगे, और जिस ग्रुप का स्पेस सबसे कम होगा वो ग्रुप उस विषय में सबसे कम अंक आए होंगे। ऐसे करके आंकड़ों में चित्रालेख, दंडालेख, द्विदंडालेख, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का वर्गीकरण और वृत्तालेख या पाई चार्ट के माध्यम से हमने इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। आगे एक आता है संयोग और प्रयोक्ता। संयोग, संयोग जानते हैं, संयोग है अचानक है, जैसे बरसात का मौसम हो और हम कभी कभी मौसम लग रहा है कि हाँ बरसात हो सकती है तो छाता लेकर जाते हैं, लेकिन बारिश होती नहीं है, संयोग है। यह कभी कभी ऐसा होता है कि लग रहा है कि सुबह के समय मौसम ठीक है, हम बिना छाता लिए चले गए और आज फिर बारिश हो गई, तो यह संयोग है। यह संयोग है। हो कब क्या हो सकता है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो इसलिए इसको संयोग कहते हैं। एक आता है प्रायिकता। प्रायिकता मीन प्रोबेबिलिटी, संभवतया। प्रोबेबिलिटी तीन प्रकार में होते हैं, तीन ग्रुप होते हैं प्रोबेबिलिटी के। एक होता है संभव है, एक है असंभव है, एक है कहा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, आज आप कल से बूढ़े हो गए, ठीक बात है, हमारी उम्र में एक दिन बढ़ गया, बूढ़े हो गए, हम एक दिन बूढ़े हो गए, तो ये संभव है, ठीक बात है। दूसरी बात कहा जा सकता है, आज शाम को तेज वर्षा होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक्यूरेट ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, और एक्यूरेट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि इसका तीसरा आएगा कहा नहीं जा सकता, अर्थात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और तीसरा आता है प्रोबेबिलिटी में, जिसको प्रायिकता कहते हैं, कि असंभव। असंभव मीन्स क्या है, असंभव है आज शाम को सूर्य नहीं छिपेगा, असंभव है, आज शाम को सूर्य नहीं छिपेगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो ऐसे करके जो आंकड़ों के प्रबंधन में जो सबसे अंतिम पॉइंट आता है, संयोग और प्रायिकता, ये संयोग है। जैसे और संयोग के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप जैसे आप टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को उछाला, हेड और टेल दो आने हैं, संयोग है। हेड वाला जिसने हेड मांगा होगा वो हेड की दुआ कर रहा होगा, जिसने टेल मांगा होगा वो टेल की दुआ करेगा, लेकिन आएंगे तो परिणाम दोनों में से एक ना। संयोग है, उसके हिस्से में भी आ सकता है, आपके हिस्से में भी आ सकता है, ये संयोग है। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी संभव भी है, अर्थात जो चीज निश्चित है, जैसे आज वर्षा होगी, तो ये कहा नहीं जा सकता, संभव भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, अर्थात इसको कह नहीं सकते। ऐसा करके आंकड़ों के प्रबंधन में आज इतना ही कि चित्रालेख, दंडालेख, द्विदंडालेख, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का वर्गीकरण, वृत्तालेख या पाई चार्ट और संयोग और प्रायिकता के माध्यम से हमने इन आंकड़ों के प्रबंधन को समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।